DAV Class 8 Social Science Chapter 11 The First War of Independence 1857। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और चैप्टर को समझने की कोशिश करनी है। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे इस चैप्टर में से ज़रूर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, थोड़ा सा भी इसको स्किप नहीं करना है। इससे पहले भी मैंने ये चैप्टर आपको करवा रखा है, वो मैंने नोट्स बनवा के करवाया था। अब हम बुक में से करेंगे, एक एक लाइन को हम समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्ट के का कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा। आपने वो सभी वीडियो किस तरह से देखने हैं, किस तरह से चैनल पर ढूंढने हैं, मैं आपको जल्दी से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने पहला स्टेप क्या है, आपने YouTube पे सर्च करना है एजू मैग्नेट। जैसे ही आप YouTube पे सर्च करोगे एजू मैग्नेट, आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा, चैनल का आइकन दिखाई देगा। आपने यहाँ पर टैप करना है। जैसे ही आप यहाँ पर टैप करोगे आपको ऐसे दिखाई देगा होम, वीडियोज़, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी। आप वीडियो पे टैप करोगे तो आपको सभी वीडियोस दिख जाएंगे। प्लेलिस्ट पे टैप करोगे आपको सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज प्लेलिस्ट दिख जाएगी। आप अपना मनचाहा वीडियो देख सकते हैं। यही किसी भी चैनल पर वीडियो ढूंढने का बेस्ट तरीका है, प्लेलिस्ट को चेक करना। कम्युनिटी पे टैप करोगे, कम्युनिटी पर भी आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। और जो हम पोल वगैरह करते हैं या क्वेश्चन वगैरह करते हैं, पूछते हैं, वो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा सेकंड चैनल भी है एजू मैग्नेट एकेडमी, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं अपना चैप्टर 11 द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो शुरू करते हैं हम चैप्टर 11 द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। The revolt of 1857 was the landmark in the history of Indian struggle of freedom। जो 1857 का विद्रोह था वो इंडिया की जो स्वतंत्रता संग्राम की हिस्ट्री में एक मील का पत्थर था। It started on May 10, 1857 with the mutiny of soldiers in Meerut cantonment। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था स्टार्ट 10 मई 1857 और ये सैनिकों ने विद्रोह किया था मेरठ छावनी में। ठीक है, छावनी आपको पता है क्या होती है, जहाँ पे सैनिक रहते हैं। ठीक है। द रेवोल्यूशनरी सोल्जर मार्च टुवर्ड दिल्ली। जो क्रांतिकारी सैनिक थे वो उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया। ऑन May 11, 1857 दिल्ली वॉज ए म्यूट विटनेस टू ए बैंड ऑफ सिपाही who crossed over the river Yamuna and entered the Red Fort। 11 मई 1857 को जो दिल्ली थी वो विटनेस बनी, एक मूक गवाह बनी किसकी? बैंड ऑफ सिपाही, एक जो सिपाहियों का जो एक ग्रुप था, उन्होंने रिवर यमुना को पार किया, यमुना नदी को पार किया और वो रेड फोर्ट में यानी कि लाल किले में घुस गए। They appealed to the aged Mughal Emperor Bahadur Shah, an emperor without any authority, to take over the leadership of the revolt। उन्होंने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह से अपील की। बहादुर शाह उस वक्त उसके पास कोई भी पावर नहीं थी, उसको हम कह सकते हैं एम्परर विदाउट एनी अथॉरिटी। उसको अपील की कि आप इस जो विद्रोह है उसको लीड करें, उसकी लीडरशिप करें। ही वॉज प्रोक्लेम्ड द शहंशाह हिंदुस्तान। उनको यानी कि बहादुर शाह जफ़र को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया गया। द सिपाहीज कैप्चर्ड द डेली, किल्ड मैनी इंग्लिश मैन एंड रैंक्सेंड मैनी पब्लिक ऑफिसेज। जो सिपाही थे उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, बहुत से जो अंग्रेज थे उनको मार दिया और जो पब्लिक ऑफिस थे यानी कि जो सरकारी कार्यालय वगैरह थे उनमें तोड़ फोड़ की। दो द रिवोल्ट वाज स्टार्टेड बाय द इंडियन सोल्जर इन द सर्विस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इट सून स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। जबकि ये जो रिवोल्ट था, विद्रोह था, ये इंडियन सोल्जर्स ने शुरू किया था
जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे, मगर ये जल्दी ही देश के अन्य भागों में फैल गया। डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी लाइक पेजेंट, आर्टिसंस, soldier, educated Indian and many Indian rulers joined hand to fight against the foreign rule. डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के अलग अलग सेक्शन, अलग अलग वर्ग, जैसे कि किसान, कारीगर, सैनिक और जो पढ़े लिखे इंडियन थे और एंड दूसरे जो इंडियन रूलर थे, वो सब उन सब ने हाथ मिला लिया, यानी कि वो सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने फॉरेन रूल के लिए, विदेशी जो राज था उसके खिलाफ वो वीरतापूर्वक लड़े। हिंदूज एंड मुस्लिम आल्सो केम टुगेदर टू अपोज द फॉरेन डोमिनेशन। हिंदू और मुस्लिम भी इकट्ठे हो गए जो विदेशी डोमिनेशन था, यानी कि विदेशी जो राज था उसके खिलाफ हिंदू और मुस्लिम भी इकट्ठे हो गए। द इवेंट वाज आल्सो कॉल्ड द अपराइजिंग, द रिवोल्ट ऑफ 1857 और द सिपोई म्यूटिनी बाय द ब्रिटिश। इस घटना को, यानी कि 1857 का जो विद्रोह था, इस घटना को अपराइजिंग कहा गया। द अपराइजिंग, यानी कि अपराइजिंग का मतलब होता है विद्रोह, विद्रोह कहा गया। 1857 का विद्रोह कहा गया और अंग्रेजों के द्वारा इसको सैनिक विद्रोह कहा गया। ठीक है, इसके अलग अलग नाम है, 3 नाम है। बट इंडियन हिस्टोरियन कॉल इट द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस as it was the first time that different section of Indian society united and fought as one nation to throw off the shackles of foreign domination. मगर जो इंडियन हिस्टोरियन थे, इंडियन इतिहासकार थे, उन्होंने इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा, स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कहा, क्योंकि डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, क्योंकि पहली बार अलग अलग सोसाइटी के जो हमारे जो समाज के वर्ग थे वो इकट्ठा हुए थे और एक वो नेशन की तरह लड़े। ठीक है, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो फॉरेन डोमिनेशन था, जो विदेशी राज था, उसके खिलाफ एक होकर पहली बार लड़े। एवर सिंस द ब्रिटिश हैड सेट फुट ऑन इंडियन सोयल द नेशन वाज लूजिंग इट्स वेल्थ एंड इंडिपेंडेंस। जब से अंग्रेज़ों ने भारत पर अपने कदम रखे, भारत की मिट्टी पर कदम रखे, तब से जो हमारे देश ने क्या वेल्थ, उसकी जो संपत्ति है और जो उसकी स्वतंत्रता है वो क्या हो गई, छिन गई। द एम ऑफ ब्रिटिश वाज टू एक्सप्लॉयट द रिसोर्सेज ऑफ आवर कंट्री। जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उनका मेन एम था जो हमारे देश के जो रिसोर्सेज थे उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना, उनका दोहन करना। फ्रॉम 1757 onward, they won almost every battle against the Indian ruler and kept on expanding the area under their control. 1757 के बाद उन्होंने, यानी कि अंग्रेज़ों ने भारत के जो राजाओं के खिलाफ लगभग हर एक लड़ाई जीती और वो जो अपना एरिया था, जो उनके कंट्रोल में जो एरिया था, उसको वो बढ़ाते चले गए। दे सेंट इंडियन वेल्थ बैक टू इंग्लैंड। वो भारत का जो धन संपत्ति थी वो इंग्लैंड भेज रहे थे अंग्रेज। दिस एंगर्ड द इंडियन। इससे जो इंडियन थे उनमें गुस्सा आ गया, नाराज हो गए वो। फाइनली 100 ईयर लेटर इन 1857 ए नंबर ऑफ इंडियन रिवोल्टेड अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। और आखिरकार 100 साल के बाद 1857 में ए नंबर ऑफ इंडियन, बहुत बड़ी संख्या में जो लोग थे, इंडियन थे, वो जो शोषण जो हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया। अब सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कॉजेज़ क्या थे, इसके कारण क्या थे, ये रिवोल्ट हुआ क्यों था। सबसे पहले इसके कई कारण थे। सबसे पहला कारण है पॉलिटिकल कॉजेज़, जो राजनीतिक कारण क्या थे। द रिवोल्ट वाज द आउटकम ऑफ द वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट डैट हैड बीन बॉइलिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो ये विद्रोह था, ये किसका नतीजा था, क्यों हुआ था ये विद्रोह? क्योंकि जो रिसेंटमेंट था, जो आक्रोश था लोगों के बीच में अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो बहुत लंबे समय से आप कह सकते हैं उबल रहा था। द इंडियन सिपॉयज वर डिससैटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट मेटेड आउट ऑफ देम।
जो इंडियन सिपाही थे, जो अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे, सेना में थे, अंग्रेज़ों की सेना में थे, वो असंतुष्ट थे, मतलब वो खुश नहीं थे जैसा व्यवहार उनके साथ किया जाता था, यानी कि अंग्रेज उनके साथ गलत व्यवहार करते थे। द इंडियन रूलर्स बहादुर शाह जफर, तांत्या टोपे ऑफ ग्वालियर, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एंड नाना साहब ऑफ कानपुर हैड पर्सनल फोर्स टू सेटल विद द ब्रिटिश। और जो इंडियन रूलर थे, जो कुछ राजा थे इंडियन, जैसे बहादुर शाह जफर है, तांत्या टोपे ग्वालियर के, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की, ठीक है, और नाना साहब कानपुर के, इनके भी अंग्रेज़ों के साथ क्या थे, मतभेद थे, यानी कि वो भी अंग्रेज़ों से अपना हिसाब पूरा करना चाहते थे। दे लेड द रिवॉल्ट इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज, और इन सभी इंडियन रूलर्स ने अपने अपने क्षेत्रों में, अपनी अपनी टेरिटरी में इस जो विद्रोह का नेतृत्व किया। द कॉमन पीपल ऑफ दिल्ली, लखनऊ, ग्वालियर एंड अदर प्लेसेस हैड नो नैरो एम्बिशन ऑफ पावर और मनी। और जो आम लोग थे दिल्ली के, लखनऊ के, ग्वालियर के और दूसरी जगह के, ठीक है, उनके मन में कोई भी ऐसा एम्बिशन नहीं था कि वो पावर के लिए या मनी के लिए उन्होंने विद्रोह किया। दे वांटेड एन एंड ऑफ द फॉरेन एक्सप्लोटेशन। जो आम पब्लिक थी वो क्या चाहती थी कि जो विदेशी जो हमारे ऊपर शोषण कर रहे हैं, हमारा गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, उसको वो ख़त्म करना चाहते थे, इस शोषण को। द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन ऑफ डलहौजी, पर्टिकुलरली द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्रिएटेड फियर एंड रिसेंटमेंट अमंग इंडियन रूलर। एक पॉलिसी थी डलहौजी ने जो बनाई थी, डलहौजी अंग्रेज था एक, उसने एक पॉलिसी बनाई थी एक तरह से इंडियंस पर कब्जा करने की, इंडियन के जो राज्य थे, राजाओं की जो, ठीक है, राजाओं का जो राज्य था उस पर कब्जा करने की एक पॉलिसी बनाई उसने, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। इसने जो भारत के जो इंडियन रूलर्स थे उनमें डर पैदा कर दिया, आक्रोश पैदा कर दिया। क्या पॉलिसी थी ये? दे वर नॉट अलाउड टू अडॉप्ट देयर हायर टू द थ्रोन। जो दे वर नॉट अलाउड टू अडॉप्ट, राजाओं को इस पॉलिसी के तहत राजाओं को अपना उत्तराधिकारी अडॉप्ट करने के लिए, यानी कि गोद लेने के लिए वो नहीं ले सकते थे गोद। दिस पॉलिसी ensured that those kingdoms where the kings did not have natural heirs would be taken over by the British after the demise of the king। इस पॉलिसी में क्या था कि दोज किंगडम, वो राज्य जिनके राजा थे और उनका कोई नेचुरल, यानी कि उनकी कोई संतान नहीं थी, अगर उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो फिर जब वो राजा मर जाता था तो उस राजा के मरने के बाद, ख़त्म होने के बाद, वो उसका राज्य ब्रिटिश, यानी कि अंग्रेज अपने राज्य में मिला लेते थे, यानी कि उस पर कब्जा कर लेते थे एक तरह से। इट इज़ बिलीव डैट ब्रिटिश वुड हैव नॉट स्नैप्ड द कंपनसेशन डैट किंग्स वर पेड अर्लियर इन रिटर्न ऑफ ए शेयर इन गवर्नमेंट, द किंग्स वुड नॉट हैव ज्वाइन द रिवोल्ट। और ये बिलीव किया जाता है, विश्वास किया जाता है कि अंग्रेज अगर जो राजाओं को जो कंपनसेशन दिया जाता था, अंग्रेज़ों की तरफ से जो पैसा वगैरह दिया जाता था, ठीक है, अगर वो कंपनसेशन को ना रोकते, ठीक है, तो फिर जो इस विद्रोह में यहाँ के जो इंडियन जो राजा थे वो भाग नहीं लेते, ठीक है। अंग्रेज़ों ने ऐसी नीति की कि जो इंडियन राजा थे उनके खिलाफ हो गई। द ब्रिटिश साइन मैनी ट्रीटीज विद द किंग्स एंड नवाब्स बट वायलेटेड दैम एज पर देयर कन्वीनियंस। ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने यहाँ के राजाओं के साथ और नवाबों के साथ बहुत सारी संधियाँ की, मगर वो उन संधियों का उल्लंघन भी करते रहे, ठीक है। जहाँ उनको लगता था कि फ़ायदा हो रहा है वहाँ पे वो इन संधियों को तोड़ भी देते थे, उल्लंघन भी कर देते थे। वन सच ट्रीटी साइंड विद अवध वाज सब्सिडरी अलायंस इन 1801। और एक ऐसी संधि की थी, अंग्रेजों ने ट्रीटी की थी अवध के नवाब के साथ 1801 में। द नवाब वाजिद अली शाह वाज कंपेल्ड टू एक्सेप्ट द परमानेंट ब्रिटिश आर्मी विद द टेरिटरी एंड टू पे ए सब्सिडी फॉर इट्स मेंटेनेंस। जो वहाँ का जो नवाब था,
अवध का जो नवाब था, नवाब वाजिद अली शाह, उसको मजबूर किया गया कि इस पॉलिसी के तहत कि वहाँ पर अंग्रेज़ों की सेना रहेगी, उसके राज्य में अंग्रेज़ों की सेना रहेगी, और जो भी उस सेना की मेंटेनेंस में जो खर्च आएगा वो उस नवाब को देना पड़ेगा। ही कुड नॉट रिक्रूट एनी अदर यूरोपियन इन ही सर्विस विदाउट प्रियर अप्रूवल। और वो अपने मतलब जो नवाब था वो किसी दूसरे यूरोपियन को, यूरोपियन तो और भी थे, सिर्फ अंग्रेज नहीं थे, और भी आए थे, किसी दूसरे यूरोपियन को अपनी सर्विस में नहीं रखेगा बिना किसी परमिशन के, यानी कि उसको पहले अंग्रेज़ों से परमिशन लेनी पड़ेगी। ही हैड टू स्टेशन ए रेजिडेंट इन हिज कोर्ट विच रिड्यूस द पावर ऑफ द अवध। और उसको मतलब राजा के दरबार में, यानी कि नवाब के दरबार में अंग्रेज़ों की तरफ से एक रेजिडेंट भी रखा जाएगा, यानी कि एक अंग्रेज होगा, ठीक है, जो उसके दरबार में रहेगा। विच रिड्यूस द पावर ऑफ द नवाब। और इस चीज़ ने जो नवाब की पावर को क्या कर दिया, इस पॉलिसी ने कम कर दिया। ग्रेजुअली द इंडियंस लॉस्ट ऑल ट्रस्ट इन द ब्रिटिश। धीरे धीरे जो जितने इंडियन थे उन्होंने अंग्रेज़ों से, उनके मतलब अंग्रेज़ों पर विश्वास इंडियंस का उठ गया। अवध हैड बीन एन अलाई ऑफ द इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर नियरली ए सेंचुरी। जो अवध है वो लगभग 100 साल तक जो ब्रिटिश का, अंग्रेज़ों का ईस्ट इंडिया कंपनी का सहायक रहा, दोस्त बनकर रहा। स्टिल इट वाज अनेक्स्ड ऑन द प्लिया डेट द गवर्नमेंट वाज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। फिर भी 100 साल तक उसने साथ दिया अवध ने, फिर भी उस पर कब्जा कर लिया गया ये बहाना बनाकर कि वहाँ की जो सरकार है वो सही ढंग से प्रॉपरली काम नहीं कर रही है। द नवाब वाज एग्जाइल टू कलकत्ता। नवाब को अवध से कलकत्ता भेज दिया गया, यानी कि अवध से निकाल दिया गया, उसको कलकत्ता भेज दिया गया। बेगम हजरत महल टुक ओवर द रेन ऑफ अवध। और जो अवध की गद्दी पर, अवध के शासन पर अब कौन बैठ गई, बेगम हजरत महल। दिस शॉक द अदर रूलर। इस चीज़ से, इस घटना से जो दूसरे राजा थे उनको धक्का लगा। अब डू यू नो में देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी वाज अपॉइंटेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1848। 1848 में लॉर्ड डलहौजी को इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया गया। द 8 ईयर ऑफ हिज रूल वाज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट पीरियड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। वो कितने साल तक रहा, 8 साल तक भारत का गवर्नर जनरल रहा, और ये ग्रेटेस्ट पीरियड था, सबसे लंबा समय था, ठीक है। और इसमें जो ब्रिटिश पावर की बहुत ही मतलब वो और फैल गई, ब्रिटिश पावर की एक्सपेंशन हो गई। अब हमने पॉलिटिकल रीज़न पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक रीज़न। इकोनॉमिक कॉज क्या थे इस विद्रोह के। द पॉलिसी ऑफ economic exploitation and the destruction of the traditional Indian economic structure by the British caused widespread resentment among Indian। जो उनकी पॉलिसी थी क्योंकि वो आर्थिक रूप से जो अंग्रेज थे वो शोषण करते थे, और उन्होंने जो भारत के जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी उसको उन्होंने एक तरह से नष्ट कर दिया था। इससे लोगों के बीच में बड़े तौर पर, ठीक है, बड़े पैमाने पर एक तरह से आक्रोश था। द जमींदारी सिस्टम एक्सप्लॉइटेड द पेजेंट्स हु वर फोर्स्ड टू ग्रो ओनली दोज क्रॉप्स दैट द ब्रिटिश इंडस्ट्री रिक्वायर्ड। और जो जमींदारी सिस्टम बनाया था अंग्रेज़ों ने, इसने किसानों का खूब शोषण किया, और किसानों को फोर्स किया जाता था, मजबूर किया जाता था कि वो फसलें लगाएं जिसको अंग्रेज़ इंडस्ट्री को, मतलब जो अंग्रेज़ चाहते हैं वो फसलें लगाएं, जो उनकी फैक्ट्रियों को ज़रूरत थी, जिन फसलों की इंडस्ट्री को ज़रूरत थी वो फसलें लगाएं, उनसे ज़बरदस्ती वो फसलें लगवाई जाती थी। दे वर टॉर्चर्ड और जेल्ड ऑन फेलियर टू पे द रेवेन्यू इन टाइम। और किसानों को टॉर्चर किया जाता था, सताया जाता था, उनको प्रताड़ना की जाती थी, और उनको जेल में भेज दिया जाता था अगर वो समय पर ज़मीन का टैक्स नहीं देते थे, रेवेन्यू नहीं देते थे। इंडस्ट्रियल गुड्स लाइक टेक्सटाइल फ्रॉम ब्रिटेन फ्लडेड द इंडियन मार्केट।
और जो टेक्सटाइल गुड जैसे कि जो टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा वगैरह जो ब्रिटेन से बनकर आता था वो सारी मार्केट में छा गया, इंडियन की मार्केट में छा गया। यानी कि जो अंग्रेज लोग थे यहाँ से ले जाते थे कच्चा माल और ब्रिटेन ले जाते थे, वहाँ पर बनाते थे कपड़ा और वापस यहाँ आकर बेच देते थे। दिस डिस्ट्रॉयड इंडियन इंडस्ट्री एंड मेड द आर्टिसंस एंड पेजेंट अनएम्प्लॉयमेंट। इस चीज़ ने जो इंडियन इंडस्ट्री थी उसको बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, और जो कारीगर थे, आर्टिसन थे और जो किसान थे वो बेरोजगार हो गए। वेन एवर द प्रिंसली स्टेट वर अनेक्स्ड द ब्रिटिश गॉट रेंट फ्री लैंड एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। और जब किसी प्रिंसली स्टेट यानी कि जो लोकल राजा थे यहाँ के, जब उनकी स्टेट पर अंग्रेज लोग कब्जा कर लेते थे तो उनको अंग्रेजों को क्या मिल जाता था? रेंट फ्री लैंड मिल जाती थी, बिना किराए दिए ज़मीन मिल जाती थी, और ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, और बहुत बड़ी मात्रा में उनको धन संपत्ति मिल जाती थी। द कॉमन पीपल फेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। और जो आम लोग थे वो बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहे थे। When Awadh was occupied by the British, Nawab officials were dismissed and his army was disbanded। और जब अवध पर ऑक्यूपाई किया गया, एक तरह से कब्जा किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, तो नवाब के जो कर्मचारी थे, ऑफिशियल थे, ठीक है, उनको डिसमिस कर दिया गया, नौकरी से हटा दिया गया, और जो नवाब की जो सेना थी उसको डिसबैंडेड कर दिया गया, उसको भंग कर दिया गया, यानी कि एक तरह से सैनिकों को भी निकाल दिया गया। अबाउट 60,000 प्रोफेशनल सोल्जर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। लगभग 60,000 जो प्रोफेशनल सोल्जर थे उनकी नौकरी चली गई, उनकी रोजी रोटी छिन गई। नेक्स्ट जो कारण है वो है सोशल एंड रिलीजियस कॉज। क्या था? सोशल और रिलीजियस कॉज। द सोशल रिफॉर्म बाय द ब्रिटिश वर कंसिडर्ड एन इंटरफेरेंस इन द कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ हिंदूज। अंग्रेज़ों ने कुछ रिफॉर्म किए थे, कुछ समाज में सुधार किए थे, जो ये माना जाता था, तब ये माना जाता था कि जो अंग्रेज़ों ने ये सुधार किए हैं, ये भारत के जो कस्टम है, रीति रिवाज है, ट्रेडिशन है, उसके उन्होंने एक तरह से इंटरफेयर किया है। ठीक है। मैनी इंडियन अपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड कन्वर्जन ऑफ इंडियन टू क्रिश्चियनिटी। और बहुत सारे इंडियन ने इसका भी विरोध किया कि यहाँ पे जो वेस्टर्न एजुकेशन, पश्चिमी जो शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई है, और जो इंडियंस को ईसाई बनाया जा रहा है, इसका भी विरोध किया। द हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी वाज चेंज्ड टू अनेबल ए क्रिश्चियन कन्वर्ट टू रिसीव हिज शेयर ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और जो हिंदू लॉ था, हिंदू कानून था प्रॉपर्टी का, उसको भी अंग्रेज़ों ने चेंज कर दिया गया कि जिससे कि जो अगर कोई वो बनता है, हिंदू से कोई क्रिश्चियन बनता है, ईसाई बनता है, ताकि उसको जो उसकी पैतृक है, बाप दादा की जो संपत्ति है वो मिल जाए। यानी कि अंग्रेज़ों ने जो हिंदुओं के जो कई ऐसे थे नियम कानून थे उसमें छेड़छाड़ की। द स्प्रेड ऑफ रेलवे क्रिएटेड फर्दर फियर अमंग द पुअर एंड इलिटरेट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डैट दे वुड लूज देयर कास्ट। और जब रेलवे का विकास हुआ, रेल एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगी, तो उस टाइम जो गरीब लोग थे और जो अनपढ़ लोग थे, अनपढ़ सोसाइटी थी, वो लोग उनमें एक डर फैल गया कि अगर वो रेल में यात्रा करेंगे तो जो उनकी जो आप कह सकते हैं कास्ट है, उनकी जो जाति है, वो ख़त्म हो जाएगी। इंडियन वर नॉट अलाउड टू ट्रैवल इन द फर्स्ट क्लास ट्रेन कंपार्टमेंट। और जो इंडियंस को अलाउ नहीं करते थे अंग्रेज़ कि वो फर्स्ट क्लास जो कंपार्टमेंट में बैठें, यानी कि उनसे भेदभाव किया जाता था। द कंजर्वेटिव इंडियंस वर अलार्म बाय द रैपिड स्प्रेड ऑफ इंडियन वेस्टर्न कल्चर एंड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। और जो यहाँ के कंजर्वेटिव लोग थे, यानी कि जो अपने देश के बारे में सोचते थे, अपने देश की संस्कृति के बारे में सोचते थे, वो जो यहाँ पे जो वेस्टर्न कल्चर फैल रहा था और जो इंग्लिश एजुकेशन फैल रही थी, वो उन्होंने वो एक तरह से इसके खिलाफ थे। उन्होंने इसके लिए चेतावनी दी कि ये गलत हो रहा है। मोर ओवर द ब्रिटिश लुक डाउन अपॉन इंडियंस एंड फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और जो अंग्रेज थे
वो इंडियंस को नीच समझते थे, नीचा देखते थे, और उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी अपनाई, यानी कि वो जाति पाति से भेदभाव करते थे, यानी कि वो इंडियन से एक तरह से बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे। उनको ब्लैक कहते थे, ब्लैक इंडियन, क्योंकि वो तो गोरे थे, ठीक है, उनसे भेदभाव किया जाता था। दे कंसिडर्ड दैमसेल्फ एज सुपीरियर, वो अपने आप को, जो अंग्रेज थे, वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। दे एडवोकेटेड ए जुडिशियल सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट वाज बायस्ड। अंग्रेज़ों ने एक जुडिशियल सिस्टम बनाया जो इक्वालिटी पर, जो बराबरी पर, ठीक है, जो बराबरी के प्रिंसिपल पर आधारित था, मगर वास्तव में जो अंग्रेज़ों का जुडिशियल सिस्टम था वो पक्षपातपूर्ण था। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई केस हो जाता था, अंग्रेज पर कोई केस होता था या इंडियन पर कोई केस होता था, तो अंग्रेज को तो माफ़ कर दिया जाता था एक तरह से, ठीक है, अंग्रेज़ों के खिलाफ इतने सख्त रूल नहीं थे, मगर इंडियन के खिलाफ सख्त रूल थे, ठीक है, तो पक्षपात किया जाता था। नेक्स्ट जो रीज़न है वो रीज़न है मिलिट्री कॉजेज़, सेना से संबंधित। द सिपोइज हैड हेल्प द ब्रिटिश टू एस्टेब्लिश देयर एम्पायर इन इंडिया, बट इंस्टेड ऑफ रिसीविंग अवार्ड और प्रमोशन दे वर ह्यूमिलेटेड बाय द ब्रिटिश। जो सिपाही थे उन्होंने ब्रिटिश अंग्रेज़ों की सहायता की थी भारत में उनका राज्य खड़ा करने के लिए, मगर जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों ने अवार्ड देने की बजाय, उनको प्रमोशन देने की बजाय, अंग्रेज़ लोग उनकी एक तरह से उनकी बेइज्जती करते थे, ठीक है, उनको नीचा दिखाते थे, अपमानित करते थे। देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द इंडियन एंड ब्रिटिश सोल्जर, इंडियन सैनिक और ब्रिटिश सैनिक के बीच में भेदभाव किया जाता था। द हाइएस्ट पे गिवन टू एन इंडियन सिपाही एज सूबेदार वाज लेस देन द मिनिमम पे ऑफ ए यूरोपियन रिक्रूट। जो सूबेदार एक पद था सेना में, उसकी जितनी हाईएस्ट पे होती थी, उसकी पे, यानी कि सूबेदार की जो हाईएस्ट पे होती थी, उसकी पे, उतनी पे एक यूरोपियन रिक्रूट, यानी कि अगर कोई यूरोपियन सैनिक है, अगर वो सेना में भर्ती होता है, शुरुआत में जितनी उसको पे मिलती थी यूरोपियन रिक्रूट को, वो सूबेदार को जितनी मिलती थी, सूबेदार को उससे भी कम मिलती थी, यानी कि भेदभाव किया जाता था। सूबेदार तो आप कह सकते हैं एक तरह का सेना में अफसर है, और रिक्रूट को आप कह सकते हैं जो बिल्कुल शुरुआत में जो सैनिक है उससे भी कम थी, यानी कि भेदभाव किया जाता था। द एक्ट ऑफ 1856 मेड इट कंपलसरी फॉर न्यू इंडियन रिक्रूट टू सर्व ओवरसीज। और 1856 में एक एक्ट बनाया गया, एक कानून बनाया गया, जिसमें ये कंपलसरी कर दिया गया कि जो भी नया इंडियन सैनिक भर्ती होगा उसको समुद्र पार, यानी कि दूसरे देश में भी सर्विस करनी पड़ेगी। अगर उसको कहीं और भेजा जाएगा तो उसको जाना पड़ेगा, इंडिया छोड़कर भी। इट हर्ट द फीलिंग ऑफ सोल्जर एज हिंदूज बिलीव डैट ओवरसीज ट्रैवल वुड लीड टू द लॉस ऑफ कास्ट। और इस चीज़ ने, इस एक्ट ने जो इंडियन के जो सोल्जर थे, सैनिक थे इंडिया के, उसको हर्ट किया, उनकी फीलिंग को हर्ट किया, क्योंकि उस टाइम जो हिंदू बिलीव करते थे अगर वो समुद्री यात्रा करेंगे, समुद्री यात्रा करके दूसरे देश में जाएंगे तो जो उनकी जाति है वो खराब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, ठीक है, उस टाइम ये बिलीव किया जाता था। उसके बाद हमारे पास है इमीडिएट कॉजेज़। इमीडिएट कॉजेज़ क्या थे? कार्ट्रिज of new Enfield rifle had a greased paper cover which has to be bitten off before the cartridge was loaded into the rifle। जो कारतूस एनफील्ड राइफल थी, जो बंदूक थी, जो उसमें एक कारतूस को लोड किया जाता था और उस कारतूस में ग्रीस पेपर लगा होता था। ग्रीस से एक पेपर होता था, उसमें ग्रीस लगी होती थी, और उसको कारतूस को राइफल में लोड करने से पहले उसको दांतों से काटना पड़ता था, ठीक है, उस पेपर को काटना पड़ता था दांतों से। इट वॉज सेड दैट द ग्रीस कंपोज्ड ऑफ बीफ एंड पिग फैट। और ये कहा गया, यानी कि ये बात फैली उस टाइम कि इस ग्रीस में, जिसको दांतों से काटा जा रहा है, उस पेपर को जिसमें ग्रीस लगी हुई है, इस ग्रीस में गायें
और सुअर की चर्बी है। बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम रिफ्यूज टू यूज दैम एज द काउ इज सैक्रेड टू द हिंदूज एंड द पिग इज डिटेस्टेबल टू द मुस्लिम। और बोथ द हिंदूज, दोनों हिंदू और मुसलमान ने इन कारतूस का यूज़ करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि जो हिंदू लोग हैं वो गाय को पवित्र मानते थे और जो मुस्लिम लोग हैं वो जो सुअर को एक घृणित प्राणी मानते थे, यानी कि गंदा प्राणी मानते थे। ठीक है, तो दोनों खिलाफ हो गए, हिंदू भी मुस्लिम भी। ऑन मार्च 29, 1857 एट बैरकपुर नियर कलकत्ता, मंगल पांडे, ए यंग इंडियन सिपाही from Bengal regiment, refused to use the greased cartridge and shot down his sergeant। 29 मार्च 1857 को कलकत्ता के निकट बैरकपुर जो छावनी थी उसमें मंगल पांडे नाम का एक जवान सिपाही था बंगाल रेजिमेंट का। उसने इन जो ग्रीस्ड कारतूस थे, ग्रीस लगे हुए कारतूस थे, उन यूज़ करने से उसने मना कर दिया और उसने अपना जो सार्जेंट था उसकी हत्या कर दी। ठीक है, सार्जेंट का मतलब जो सेना का अफसर था जो उसके ऊपर था अंग्रेज, उसकी हत्या कर दी, उसने मार दिया। ही वॉज अरेस्टेड, ट्राइड एंड एक्सिक्यूटेड। उसको अरेस्ट कर लिया गया मंगल पांडे को, उस पर मुकदमा चला गया और उसे मौत की सज़ा दे दी गई। वैन दिस न्यूज़ स्प्रेड मैनी सिपाही स्टार्टेड द रिवोल्ट। और जब ये मंगल पांडे की बात जब फैली, न्यूज़ फैली, तो बहुत सारे सिपाहियों ने विद्रोह शुरू कर दिया। नेक्स्ट है हमारा कोर्स ऑफ रिवोल्ट। किस किस तरह से जो रिवोल्ट था उसका क्रम क्या था, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे ख़त्म हुआ, इसके बारे में है। द सिपाही ब्रोक आउट इनटू एन ओपन रिवोल्ट एट मेरठ इन अप्रैल 1857। जो अप्रैल में 1857 में मेरठ में जो इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, दे रिफ्यूज़ टू टच द ग्रीस्ड कार्ट्रिज। उन्होंने जो ग्रीस लगे हुए कारतूस को टच करने से मना कर दिया। दे वर कोर्ट मार्शल एंड सेंटेंस्ड टू 10 ईयर इम्प्रीजमेंट। जिन्होंने मना किया था, जिन सैनिकों ने, उन पे कोर्ट मार्शल किया गया और उनको 10 साल की जेल की सज़ा सुना दी गई। द रेजिमेंट्स इन मेरठ रिवोल्टेड ऑन मे 10, 1857। और जो मेरठ की जो रेजिमेंट थी, सेना की टुकड़ियाँ थी, उन्होंने 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। दे ब्रोक ओपन द प्रिजन एंड रिलीज द इम्प्रिजन सोल्जर। उन्होंने जेलों को तोड़ दिया उन सैनिकों ने जिन्होंने विद्रोह किया था, और जो जेलों में बंद सैनिक थे उनको आज़ाद करा दिया। दे मार्च टू दिल्ली ऑन मे 11 एंड रेबल्ड अंडर बहादुर शाह जफर टू। और उन्होंने दिल्ली की तरफ 11 मई को उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया और बहादुर शाह के नेतृत्व में उन्होंने विद्रोह किया। द रिवोल्ट देन स्प्रेड टू अदर प्लेसेस। फिर जो रिवोल्ट था दूसरी जगह पर भी फैल गया। इट वाज लेड बाय नाना साहब इन कानपुर अलोंग विद हिज जनरल तांत्या टोपे एंड बेगम हजरत महल इन अवध। और कानपुर में नाना साहिब ने इसको लीड किया और जो उसका सेनापति था तांत्या टोपे, और बेगम हजरत महल ने अवध में रिवोल्ट किया, विद्रोह किया। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी लेड द रिवोल्ट इन सेंट्रल इंडिया एंड फॉट वैलेंटली। और रानी लक्ष्मीबाई ने मध्य भारत में रिवोल्ट का, विद्रोह का नेतृत्व किया और वो बहुत वीरतापूर्वक लड़ी। द रिवोल्ट आल्सो स्प्रेड टू बरेली, आगरा, बनारस एंड अदर प्लेसेस। जो रिवोल्ट विद्रोह था वो बरेली, आगरा, बनारस और दूसरी जगह पर भी फैल गया। द सिख लीडर इन पंजाब, निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड सिंधिया ऑफ ग्वालियर डिड नॉट ज्वाइन द रिवोल्ट। और जो पंजाब के जो सिख लीडर थे, हैदराबाद का निज़ाम था, ग्वालियर के जो सिंधिया थे, उन्होंने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया, यानी कि वो अंग्रेज़ों के साथ रहे। द मद्रास एंड द बॉम्बे रेजिमेंट आल्सो डिड नॉट ज्वाइन द रिवोल्ट। और जो मद्रास और बॉम्बे रेजिमेंट थी, सैनिकों की टुकड़ी थी, उन्होंने भी इस रिवोल्ट में भाग नहीं लिया। द अफगान्स एंड गुरखाज रिमेंड रॉयल टू द ब्रिटिश। और जो अफ़गानी थे और जो गोरखा थे वो अंग्रेज़ों के वफादार रहे, यानी कि उन्होंने भी विद्रोह में भाग नहीं लिया, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। द रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड बाय द सिपाही बट द पार्टिसिपेशन ऑफ द पेजेंट एंड द आर्टिसंस गेव द रिवोल्ट इट्स रियल स्ट्रेंथ। जो ये विद्रोह था ये सैनिकों के द्वारा स्टार्ट किया गया था, मगर जब इसमें
किसानों ने और कारीगरों ने भाग लिया तो इस रिवोल्ट को, इस विद्रोह को असली ताकत मिली। इट रिफ्लेक्टेड द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और इस रिवोल्ट ने ये दिखाया, हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाया। ऑल्दो द रिवोल्ट वाज ए ग्रेट इवेंट बट इट वाज इफेक्टिवली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश। जबकि ये जो रिवोल्ट था, विद्रोह था, ये बहुत बड़ी घटना थी, मगर इसको अंग्रेज़ों ने दबा दिया, यानी कि अंग्रेज़ों ने इसको ख़त्म कर दिया। अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट, कैसे अंग्रेज़ों ने इसको दबाया। ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर्स फ्रीड दिल्ली द एपिक सेंटर ऑफ रिवोल्ट फ्रॉम द रेबल्स। जो ब्रिटिश मिलिट्री थी, ब्रिटिश सेना थी, उन्होंने सबसे पहले दिल्ली को फ्री किया, दिल्ली को जो कब्जा कर लिया था विद्रोहियों ने, उसको फ्री किया, जो मेन सेंटर था रिवोल्ट का। द कश्मीरी गेट वाज ब्लोन अप, जो कश्मीरी गेट था उसको तोप से उड़ा दिया गया। 100 ऑफ पीपल वर मैसेकर्ड, सैकड़ों लोगों की हत्या अंग्रेजों ने कर दी। बहादुर शाह टू द मुगल एम्परर वाज ट्राइड फॉर ट्रेजन एंड एग्जाइल्ड टू रंगून, जो मुगल बादशाह था टू बहादुर शाह जफ़र, उसको पकड़ लिया गया, उस पर मुकदमा चला गया, ठीक है, देशद्रोह का मुकदमा चला गया और उसको रंगून भेज दिया गया, यानी कि उसको इंडिया से निकाल कर कहाँ भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया, बर्मा भेज दिया गया। हिज सन्स वर क्रूअली शॉट डाउन एज दे वर हेल्ड गिल्टी ऑफ द मर्डर ऑफ इंग्लिश मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। जो उसके बहादुर शाह के जो लड़के थे, सन थे, उनको बेरहमी से मार दिया गया, क्योंकि उन पर क्या आरोप लगाया गया, उन पर यह आरोप था कि उन्होंने इंग्लिश मैन, अंग्रेज़ों की आदमी, औरतों और बच्चों को मारा था। द कंट्रोल ऑफ दिल्ली एंड इम्प्रिजमेंट ऑफ बहादुर शाह जफ़र बाय द ब्रिटिश ब्रोक द बैकबोन ऑफ म्यूटिनी। द कंट्रोल ऑफ दिल्ली, अंग्रेज़ों ने दिल्ली पे जो कंट्रोल कर लिया था और बहादुर शाह को जो जेल भेज दिया था, इससे क्या हुआ, जो ये जो विद्रोह था इसकी कमर टूट गई, ठीक है, यानी कि विद्रोह फेल हो गया। लखनऊ वाज रिकैप्चर्ड इन 1858, लखनऊ पर भी अंग्रेज़ों ने दोबारा से 1858 में कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई वाज किल्ड इन द बैटल एंड तांत्या टोपे वाज कैप्चर्ड एंड हैंग्ड टू डेथ। रानी लक्ष्मीबाई भी युद्ध में मारी गई और तांत्या टोपे को पकड़ लिया गया और उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। Thus ended the episode of the historic revolt, also called the first war of independence। इस प्रकार जो ये हिस्टोरिक, ऐतिहासिक विद्रोह था, इसका एंड हो गया और इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया। अब कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, इसके ये फेल क्यों हुआ, ये विद्रोह फेल क्यों हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्या कारण थे। The uprising had been planned for months, but it broke out before the appointed date। जो अपराइजिंग था, जो यानी कि जो विद्रोह था, उसकी प्लानिंग बहुत समय से हो रही थी, बहुत महीनों से हो रही थी, मगर ये जो डेट जो तय की गई थी कि इस दिन विद्रोह करना है, उससे पहले ही वो ब्रोक आउट हो गया, विद्रोह शुरू हो गया। इट डिड नॉट गो अकॉर्डिंग टू द प्लान एज द रेवोल्यूशनरी फेल्ड टू स्प्रेड इट बियॉन्ड सेंट्रल इंडिया एंड दिल्ली। और ये प्लान के अनुसार नहीं हो पाया और जो क्रांतिकारी थे, इसको जो क्रांतिकारी जो सैनिक थे, इसको सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत और दिल्ली के अलावा और कहीं फैलाने में वो कामयाब नहीं हुए। इफ़ द प्लान हैड गॉन एज पर द शेड्यूल, द रिवोल्ट वुड हैव ब्रोकन आउट इन मैनी पार्ट ऑफ द इंडिया simultaneously and it would have been very difficult for Lord Canning, the Governor General at that time, to control the revolt। अगर ये रिवोल्ट समय पर शुरू होता, जो डेट तय की गई थी, अगर समय पर एक साथ शुरू होता, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में एक साथ शुरू होता, तो जो लॉर्ड कैनिंग था उस टाइम जो गवर्नर जनरल था, उसके लिए इस जो रिवोल्ट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता, ठीक है। तो ये एक इसका रीज़न था फेल होने का कि एक मतलब सही समय पर ये शुरू नहीं हो गया, समय से पहले ही वो शुरू हो गया। देयर वॉज नो यूनिटी अमंग द रेबल्स, जो विद्रोही थे उनके बीच में कोई भी यूनिटी, कोई भी एकता नहीं थी। द आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म हैड नॉट येट डेवलप्ड, जो देश के लिए यानी कि नेशनलिज्म था
वो अभी विकसित नहीं हुआ था, कि भारत के लिए हम लड़ रहे हैं, वो अभी चीज़ विकसित नहीं हुई थी, वो विचार अभी विकसित नहीं हुआ था। देयर वॉज नो कॉमन आइडियोलॉजी अमंगस्ट द रेबल्स, और जो रेबल्स थे यानी कि विद्रोही थे, उनके बीच में कोई भी कॉमन विचारधारा नहीं थी, यानी कि उनकी सोच एक जैसी नहीं थी। द सिपाही ऑफ बंगाल वांटेड टू रिवाइव द ग्लोरी ऑफ मुगल्स वाइल नाना साहब एंड तांत्या टोपे ट्राई टू री एस्टेब्लिश द मराठा पावर एंड रानी लक्ष्मीबाई फॉट फॉर हर लॉस्ट किंगडम। एकता क्यों नहीं थी? जो बंगाल के जो सिपाही थे वो ये सोच रहे थे कि जो मुग़ल है, मुग़ल शासन दोबारा से आ जाए, और जो नाना साहब और तांत्या टोपे वो मराठा थे, वो सोच रहे थे कि जो मराठा है वो दोबारा से पावर में आ जाएं, और रानी जो लक्ष्मीबाई थी वो अपनी राज्य के लिए लड़ रही थी। यानी कि सबके अलग अलग उद्देश्य थे, सबकी विचारधारा अलग अलग थी। द राइजिंग वाज नॉट वाइड स्प्रेड, जो राइजिंग था यानी कि जो विद्रोह था वो पूरे देश में नहीं फैला, वो बड़े पैमाने पर नहीं फैला। इट वाज लिमिटेड टू नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, ये सिर्फ उत्तरी और मध्य भारत में ही था। इन द नॉर्थ द सिख्स, द निज़ाम एंड द सिंधियाज वर unaffected by the revolt, and the Gurkhas not only remained loyal to the Britishers but helped the British in suppressing the mutiny. सिख थे, निज़ाम थे और जो सिंधिया थे उन्होंने रिवोल्ट में भाग नहीं लिया, और जो गोरखा थे वो गोरखा लोग थे जो वो अंग्रेज़ों के वफ़ादार भी रहे, और उन्होंने इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों की हेल्प भी की। द रेबल्स कुड नॉट मैच द सोफिस्टिकेटेड एंड मॉडर्न वेपन्स एंड द डिसिप्लिन आर्मी ऑफ द ब्रिटिश। जो विद्रोही थे वो अंग्रेज़ों की जो अत्याधुनिक सेना थी, हथियार थे, ठीक है, और उनकी डिसिप्लिन आर्मी थी, उसकी बराबरी नहीं कर पाए। मोर ओवर एन ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी लेड टू ब्रिटिश विक्ट्री। इसके अलावा जो अंग्रेज़ों के पास एक कम्युनिकेशन सिस्टम था, वो एक न्यूज़ को दूसरी जगह पर, एक जगह से दूसरी जगह पर न्यूज़ को जल्दी पहुंचा देते थे, और उनकी जो सेना की जो रणनीति थी उसके कारण भी अंग्रेज जीत गए। द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट वाज नाइदर स्ट्रॉन्ग नॉर गेव डायरेक्शन टू द रेबल्स। जो ये विद्रोह था उसका जो नेतृत्व वो कमज़ोर था, स्ट्रॉन्ग नहीं था, और वो विद्रोहियों को कोई डायरेक्शन, कोई दिशा नहीं दे पाया। द इंडियन रूलर फॉट टू लिबरेट देयर ऑन टेरिटरी एंड डिड नॉट थिंक अबाउट द फ्रीडम ऑफ द होल कंट्री। जो इंडियन रूलर थे वो अपना राज्य था, अपना जो जगह थी उसको आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे थे, वो पूरे देश को आज़ाद कराने के बारे में नहीं सोच रहे थे। Moreover, the company official got timely help from the government of Britain. इसके अलावा जो कंपनी थी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको ब्रिटेन की सरकार से समय पर मदद मिल गई। ठीक है, अब रिज़ल्ट ऑफ रिवोल्ट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इस जो रिवोल्ट था उसके क्या रिज़ल्ट निकले, क्या परिणाम निकले, क्या चेंजेस आए। The rule of the East India Company ended with the Queen Victoria's proclamation of November 1, 1858। जो ईस्ट इंडिया उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक कंपनी बनकर आई थी, कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम अंग्रेज भी कह रहे हैं, कि ये आए थे और क्या हुआ, उसका जो एंड हो गया कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज नहीं होगा। अब जो क्वीन विक्टोरिया है, ठीक है, रानी जो विक्टोरिया है, उसको घोषित कर दिया गया 1 नवंबर 1858 को यहाँ की रानी घोषित कर दिया गया, इंडिया की रानी। शी अज्यूम द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया। उसको क्या टाइटल दिया गया उसको, कि इंडिया की महारानी का टाइटल दिया गया। द ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। जो भारत का जो शासन व्यवस्था थी अब वो रानी के अंडर आ गई। ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू लुक आफ्टर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ काउंसिल। वहाँ की जो सरकार ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक काउंसिल बनाई, ठीक है, एक सेक्रेटरी बनाया,
और उसको यहाँ की शासन व्यवस्था, भारत की शासन व्यवस्था सौंप दी। द गवर्नर जनरल वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वायसराय, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। और भारत में क्या भेजा गया, गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया, ठीक है, जिसको वायसराय भी कहा जाता है, वायसराय का टाइटल दिया गया, ठीक है। और ये जो वायसराय था ये ब्रिटिश क्राउन का, यानी कि वहाँ का इंग्लैंड की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव था। यहाँ पर वो राज, मतलब कहने का मतलब सबसे बड़ा जो पद था भारत में वो गवर्नर जनरल का था, ठीक है। एक अंग्रेज को बनाकर उन्होंने अपने देश से यहाँ पर भेज दिया। द ब्रिटिश रीऑर्गेनाइज द आर्मी टू प्रिवेंट एनी फ्यूचर रिवोल्ट। जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उन्होंने अपनी आर्मी को दोबारा से बनाया और ऐसा बनाया कि आगे से क्या ना हो, फ्यूचर में कोई रिवोल्ट ना हो। रीऑर्गेनाइज किया उन्होंने अपनी आर्मी को। द पॉलिसी ऑफ रूथलेस कनक्वेस्ट एंड एनेक्सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी वाज गिवन अप। अंग्रेजों ने अपनी नीति बदली और जो वो ज़बरदस्ती जीतते थे दूसरे राज्यों को और कब्जा कर लेते थे, उन्होंने अंग्रेजों ने इस नीति को छोड़ दिया। द इंडियन प्रिंसेस वर गिवन द assurance that their state would not be annexed and were granted the right of adoption। जो इंडियन प्रिंसेस थे, भारत के जो राजा थे, उनको ये विश्वास दिलाया गया कि उनकी स्टेट पे कब्जा नहीं किया जाएगा और उनको अब अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं अगर किसी का बच्चा नहीं है। फुल रिलीजियस फ्रीडम वाज ग्रांटेड टू द इंडियन। पूरी धार्मिक स्वतंत्रता इंडियंस को दी गई। दे वर आल्सो गिवन द एश्योरेंस दैट हाई पोस्ट वुड बी गिवन टू दैम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और इंडियन को ये विश्वास दिलाया गया कि अब बिना किसी भेदभाव के बड़े बड़े पद भी इंडियंस को दिए जाएंगे। बाय द एंड ऑफ 1859 ब्रिटिश अथॉरिटी इन इंडिया वाज फुली री एस्टेब्लिश्ड। और 1859 के ख़त्म होने तक जो ब्रिटिश का जो राज था दोबारा से स्थापित हो गया इंडिया में। बट द रिवॉल्ट प्रूव्ड टू बी द फर्स्ट ग्रेट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। मगर जो रिवॉल्ट है, ये जो विद्रोह है, ये भारत का जो पहला स्वतंत्रता, आप कह सकते हैं एक महान स्ट्रगल, एक स्वतंत्रता संग्राम घोषित हुआ। It became a source of inspiration for the later freedom struggle and its heroes become household name in the country। ये जो विद्रोह था ये एक आप कह सकते हैं इससे प्रेरणा मिली, जो आगे जो फ्रीडम फाइट हमने की, आगे फ्रीडम की स्ट्रगल की, स्वतंत्रता के लिए जो स्ट्रगल की, उससे हमें ये क्या मिली, प्रेरणा मिली इस विद्रोह से। और जो इसके हीरो थे इस विद्रोह के, वो घरों घर में मशहूर हो गए। तो ये था हमारा चैप्टर। उम्मीद है कि आपने वीडियो को कंप्लीट देखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।